इस दुनिया में कई किशोर परेशान हैं। यह सही है। ये युवा लोग जिनसे आप मिलने वाले हैं, उन्होंने अपने खिलौने, क्रेयॉन और हाई स्कूल ड्रामा को हथकड़ी और एक बहुत ही कम आकर्षक नारंगी जंपसूट के लिए बदल दिया है। वे जेल में क्यों और कैसे पहुंचे? आइए जानें। यहाँ शीर्ष 10 बच्चे हैं जो वर्तमान में जेल में सड़ रहे हैं। 1. रॉक्साना सिकोर्स्की। 17 वर्षीय रॉक्साना सिकोर्स्की की जान खतरे में होने के कारण कोर्ट रूम तनावपूर्ण था। यह उस युवा लड़की के लिए एक दिन था जिसने अपने वयस्क साथी के साथ अपने ही परिवार के खिलाफ एक भयानक अपराध की साजिश रची थी। इस स्थिति तक पहुंचने वाली परिस्थितियां अक्टूबर 2014 में शुरू हुई, जब रॉक्साना केवल 15 वर्ष की थी। वो आधी रात को जाग गई और वो कोमा में थी। उसने अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की थी क्योंकि वह अपने माता पिता और भाई बहनों को नष्ट करने की बीमार इच्छा से ग्रस्त थी। सौभाग्य से उसकी साजिश नाकाम हो गई और उसका परिवार बच गया। रॉक्साना की मां, लोरेन सिकोर्स्की ने जज द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले अदालत को संबोधित करने का साहस दिखाया, एक भावुक अपील की जो परस्पर विरोधी भावनाओं से अभिभूत थी। उसे मदद की सख्त जरूरत है। लोरेन ने दलील दी कि उसे निरंतर मनोवैज्ञानिक मदद की सख्त जरूरत है। उसे एक वयस्क के रूप में सजा देना और उसे कारावास की कठोर वास्तविकताओं के अधीन करना केवल उसकी नाजुक दुनिया को तोड़ देगा। क्या यह उचित है? रॉक्साना के दत्तक पिता जेफरी ने भी इस बात पर अपनी नाराजगी जताई कि मुकदमा किस तरह से चला। अपनी बेटी की कमजोरी को जानते हुए वो वयस्क जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। वो छोटी है, वो कमजोर है, उन्होंने जोर देकर कहा, अंधेरे के जाल में उलझी एक कमजोर छोटी लड़की की छवि को चित्रित करते हुए। अदालत को इस मामले से निपटना था। रॉक्साना के दर्दनाक पालन पोषण का खुलासा तब हुआ जब पता चला कि वो बचपन में पीड़ित थी। उसके आघात के परिणामस्वरूप उसे प्रतिक्रियाशील लगाव विकार का निदान किया गया, एक मानसिक बीमारी जो मुख्य देखभाल करने वालों के साथ भावनात्मक संबंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस रहस्योद्घाटन ने उन भयावह घटनाओं को समझने की एक और गहराई ला दी जो घटित हुई थी। रॉक्साना ने अदालत में वास्तविक अपराध बोध व्यक्त किया, अपने माता पिता से इस बात के लिए माफी मांगी कि वह बेटी नहीं बन पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब उसे अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हो गया था और परिणाम बिल्कुल स्पष्ट थे। इस बीच उसके वयस्क प्रेमी, जिसने उसके पूरे परिवार की जान लेने की साजिश का समर्थन किया था और उसे सक्षम बनाया था, को सभी 7 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। अपराध में रॉक्साना की संलिप्तता स्पष्ट थी, लेकिन उसकी उम्र और समस्याग्रस्त इतिहास ने अदालत को पुनर्वास और प्रायश्चित की संभावना तलाशने के लिए बाध्य किया। इसके बावजूद रॉक्साना को 10 से 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो उसके युवा जीवन का काफी समय लेगी। अदालत ने फैसला किया कि रॉक्साना ने एक भयानक अपराध किया है और उसे अपनी उचित सजा काटनी होगी। इस फैसले ने उसे उन सभी अन्य किशोरों के लिए एक उदाहरण बना दिया जो कानून तोड़ने या लोगों को चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकते हैं। 2. एंटोनियो बारब्यू। एंटोनियो बारब्यू उन 2 युवकों में से एक है जिन पर एक बुजुर्ग महिला की जान लेने वाले जघन्य अपराध का आरोप है। शेबॉयगन काउंटी के कोर्ट रूम में एंटोनियो ने अदालत में अपना दिन बिताया। जैसे ही जज बारब्यू की सजा सुनाने के लिए तैयार हुए, कोर्ट रूम में उम्मीद की एक ठोस भावना भर गई। सितंबर 2012 में इस अपराध के भयावह तथ्यों ने शेबॉयगन फॉल्स के एक दूसरे से जुड़े शहर को स्तब्ध कर दिया था। एंटोनियो ने अपनी परदादी 78 वर्षीय बाबरा ओल्सन की उनके ही घर में हथौड़े और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। कई महीनों की कानूनी प्रक्रियाओं और गहन जांच के बाद बारब्यू ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे कोर्ट रूम को हिलाकर रख दिया। एक अप्रत्याशित घटना में नाव के मोड़ पर उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। पहली डिग्री के जानबूझकर हत्या के लिए, जिसका अर्थ है कि उसने दोष स्वीकार कर लिया लेकिन अपराध स्वीकार नहीं किया, मानसिक बीमारी के कारण दोषी न होने की अपनी दलील को बदल दिया। अप्रत्याशित मोड़ एक दलील सौदे का हिस्सा था जिसका उसके जीवन के बाकी हिस्सों पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। बारब्यू को अपनी सजा की सुनवाई के दौरान खेद प्रदर्शित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उसके आचरण का भार उस पर भारी पड़ रहा था। उसने न्यायाधीश के सामने खड़े होकर अदालत को संबोधित करना शुरू किया। उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से दबी हुई थीं। हालांकि वह लड़खड़ा गया और अपनी सजा की गंभीरता से अभिभूत होने के कारण अगला कदम उठाते हुए बारब्यू के बयान का शेष भाग देने में असमर्थ था। अपने मुवक्किल की स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसके बचाव पक्ष के वकील ने बारब्यू के बयान का शेष भाग उसकी ओर से देने के लिए कदम बढ़ाया। मुझे पता है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं करता। मैंने किसी की माँ, दादी, भाई बहन या दोस्त का ले लिया। मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने अपने इस एक निर्णय के कारण बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। अपनी सजा सुनने के बाद वो रो पड़ा और अपना सिर मेज पर रख दिया। इससे पता चलता है कि वो इस बात से चिंतित था कि उसने अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी कैसे नुकसान पहुंचाया है।
मुकदमे के बाद एक मनोचिकित्सक ने बार्बियो के अशांत इतिहास पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि जब वह सिर्फ 10 साल का था, तब एक दर्दनाक अनुभव के कारण होने वाली संज्ञानात्मक हानि ने उसके व्यवहार में भूमिका निभाई होगी। बार्बियो के जीवन में एक भयानक मोड़ आया जब उसे इतनी कम उम्र में एक कार ने टक्कर मार दी, जिसने हमेशा के लिए उसके भाग्य को प्रभावित किया और उसके विकल्पों को आकार दिया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, जिसमें एंटोनियो को 36 साल में रिहाई की संभावना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जैसे जैसे अदालत ने सामूहिक रूप से सजा के वजन को आत्मसात किया, उन शब्दों का भारीपन हवा में बना रहा। हालांकि उसे आजादी की संभावना केवल 2048 में दी गई, और वो बहुत दूर है। 3. जेसिका कैरोलीन। जेसिका, जो 17 साल की थी, एक भयानक त्रासदी के केंद्र में थी जिसने 2 लोगों की जान ले ली। उसने अपनी कार को व्योमिंग मेडिकल सेंटर में घुसा दिया, जिससे उसके पीछे विनाश का निशान रह गया। उसके कार्यों के परिणाम हमेशा के लिए शामिल सभी लोगों के जीवन को बदल देंगे। जेसिका जज के सामने खड़ी थी, उसका अपराध बोध उस पर भारी पड़ रहा था। उसने दुखी मन से 2 आरोपों में दोषी होने की दलील दी, अपने गैरजिम्मेदाराना आचरण से हुई अपूरणीय क्षति को स्वीकार किया। जैसे जैसे स्थिति की गंभीरता हवा में बनी रही, कोर्ट रूम में एक गंभीर माहौल भर गया। त्रासदी की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां एक सामान्य दिन पर घटित हुई। जेसिका व्योमिंग मेडिकल सेंटर के करीब 2nd स्ट्रीट पर पूर्व की ओर गाड़ी चला रही थी। हालांकि तब तबाही मच गई जब कार सड़क से उतर गई, अस्पताल के सामने एक साइन बोर्ड से टकराने से पहले कार संरचना में घुस गई। परिणाम विनाशकारी था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। ब्रैंडन एवरी और अमांडा स्ट्रिकलैंड, दोनों 27 वर्षीय, टक्कर में लगी चोटों के परिणामस्वरूप मर गए। जेसिका के कार्यों ने पूरे समुदाय में भयानक प्रभाव डाला, जिससे उनके बाद बहुत दुख और क्षति की भावना पैदा हुई। घटना की जांच के दौरान एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन हुआ। अधिकारियों ने कार के अंदर एक एयर डस्टर कैन पाया, जिससे उन्हें लगा कि घटना के समय जेसिका नशे में थी। जेसिका ने अधिकारियों के साथ एक साक्षात्कार के दौरान रसायन का सेवन करने की बात स्वीकार की, जिससे उसे नशे की हालत हो गई। इस खतरनाक इनहेलेंट की मौजूदगी ने त्रासदी को और बढ़ा दिया। जेसिका को फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे अस्पताल ले जाया गया। कार वास्तव में केवल 10 फीट पुरानी थी। मैकेनिक्स ने कहा कि कैन कारावास ने इस तरह से मिश्रित किया कि जेसिका की सभी सबस्टॉक प्रक्रियाओं को उसके वास्तविक कार्यों में प्रभावी रूप से मिला दिया। शव परीक्षण में स्टूडियो 2 के अलावा कुल 5 अलग अलग प्रेमियों का ऑपरेशन किया गया, जो दोस्तों के सेक्स को स्वादिष्ट बना सकते हैं, अगर आप इस पर भरोसा करते हैं। इस धारणा ने पेन स्टेट कॉलेज को कक्षा के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक के रूप में प्रभावित किया। जेसिका की मृत्यु के परिणामस्वरूप रीच की तमिल और अन्य अफ्रीकी अमेरिकी कहावतों की गंभीर यादें, सुराग और परिणाम सामने आए, जिसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति साक्षर है। लेकिन क्लू माता आबाद्स इसका एक उदाहरण है। किसी के दिल से ये तथ्य है कि जब न्यायाधीश ने सजा पढ़ी तो अदालत मिश्रित भावनाओं से भर गई। जेसिका की नियति तब तय हुई जब उसे 12 से 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेसिका के चेहरे पर दुख के भाव थे।